मुख्यालय पर भी बमबारी की है। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम हमले में ढेर हो गया है। खबर यह है कि इजरायली हमले में नसरुल्लाह के भाई की मौत हुई है। हाशिम सफी अल दीन की हमले में मौत हुई है। हिज्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम। तो जबरदस्त पिछले 2 दिनों से इजराइल ने स्ट्राइक किया है लेबनान पर और तबाही मची हुई है। बेरूत तहस नहस हो गया है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा और तबाही के निशान नजर आएंगे। यह खबर है कि इजरायली हमले में नसरुल्लाह के भाई की मौत हुई है। हाशिम सफी अल दीन की इस हमले में मौत हो गई है। और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नसरुल्लाह भी इस हमले में मारा गया है। इसके पीछे संकेत हैं। संकेत नंबर 1, हिज्ब मुख्यालय पर 60 बंकर बस्टर दागे गए हैं और इस संकेत से यह समझा जा रहा है कि नसरुल्लाह भी क्या मारा जा चुका है। संकेत नंबर 2, मुख्यालय में नसरुल्लाह के होने की खबर थी और जब हमला हुआ तब नसरुल्लाह मुख्यालय में मौजूद था। संकेत नंबर 3, 6 बजे नसरुल्लाह के ऑफिस जाने की सूचना थी। संकेत नंबर 4, हमले में नसरुल्लाह का भाई हाशिम भी मारा गया है और ऐसे में नसरुल्लाह भी क्या मारा जा चुका है, यह भी आशंका जताई जा रही है। संकेत नंबर 5, नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी मारी जा चुकी है। और संकेत नंबर 6, हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि हिजबुल्लाह मुख्यालय पर सीधे सीधे अटैक किया गया, कोई नहीं बचा। नसरुल्लाह का भाई नहीं, नसरुल्लाह की बेटी नहीं, तो नसरुल्लाह क्या कैसे बच सकता है? तो नसरुल्लाह भी क्या मारा गया? संकेत नंबर 7, हिजबुल्लाह का मुख्यालय पूरी तरह से खाक हो चुका है, वहां कोई नहीं बचा। संकेत नंबर 8, तेहरान में खामेनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, यानी ईरान में खलबली मची। साफ तौर पर संकेत यह है कि ईरान में अगर इस लेवल पे खलबली मची है कि इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, तो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह क्या मारा जा चुका है। संकेत नंबर 9, ईरानी चैनल ने जिंदा होने की खबर वापस ली, तो ईरानी चैनल को भी जिंदा होने की नसरुल्लाह के जिंदा होने की खबर को वापस लेना पड़ा। तो सवाल यही है कि क्या नसरुल्लाह मारा जा चुका है। और लेबनान में यह विनाश का नया चैप्टर खुला है। इजराइल ने जबरदस्त स्ट्राइक किया। पहले लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए, 400 से ज्यादा टारगेट खत्म किए गए जमीनी रास्ता बनाने के लिए। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए इस एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम बर्बाद कर दिए गए। हिजबुल्लाह की तमाम जो लॉन्च साइटें हैं वो मलबा बन चुकी है। रॉकेट लॉन्चर की जो साइट थी उसे तबाह कर दिया गया। 300 से 400 एयर स्ट्राइक किया गया। अब सवाल है कि कहां तक यह हमला होगा। आईडीएफ लितानी नदी के आसपास तक हमला कर सकती है। इजरायली फोर्स लितानी नदी तक जा सकती है। लेबनान के अंदरूनी इलाकों में भी अब हमला तेज किया जा सकता है और इजराइल का मकसद साफ है, लेबनान को समझौते के लिए झुकाना, क्योंकि इजरायली पीएम कह चुके हैं बार बार कि लेबनान के नागरिकों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस हिजबुल्लाह का साथ देना छोड़ दें, हमें हिजबुल्लाह को तबाह करना है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अब जेके बंसल साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल, इजराइल अब इस मिशन पर है कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं, और नसरुल्लाह के मारे जाने की भी खबर आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच सुमित। बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बड़ी जोरदार धमाकेदार स्पीच दी है और बहुत ही अच्छी स्पीच दी उन्होंने, और बता दिया है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे हम अटैक करते रहेंगे। हालांकि पहले ये बात हो गई थी कि हाँ एक 21 डेज का सीज फायर हो जाएगा, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। जो राइट गवर्नमेंट के मंत्री थे उनका, जो राइटिस्ट विंग के हैं स्मोत्रिच और ग्नीवीर, तो उन्होंने जब कहा कि नहीं चलते रहना चाहिए, तो वो यू टर्न करके और ये लड़ाई चलती रहेगी। और नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि जो हिजबुल्लाह है इन्होंने किसी बात को माना नहीं है। 1701 जो यूएन का रिजोल्यूशन है 2006 में जो पास हुआ था अगस्त में, उसके मुताबिक वहाँ जो एक ब्लू लाइन बनाई गई थी 110 किलोमीटर के दौरान में, जो बॉर्डर है इसराइल का और लेबनान का, वहाँ पर
हिजबुल्लाह की फौजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हिजबुल्लाह वहाँ पर भी अटैक करता रहता है। वहाँ पे हालांकि 15,000 पीस कीपिंग फोर्स रखी गई थी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें कि हिंदुस्तान के भी 900 सैनिक हैं वहाँ पे, अभी भी हैं। जिन सैनिकों में से एक जो हमारे सैनिक को इंजरी हुई थी और उसको इसराइल से इंडिया लाया जा रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे इंजरी हो गई थी। अब किस कारण से हुई इसका इतना पता नहीं है। जी तो हिजबुल्लाह ने जो है ना, एक तरह से अपने को ये अपना इनवाइट किया है। प्रॉब्लम इनवाइट इसलिए किया है कि 7 अक्टूबर को जब इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो 8 अक्टूबर से ही इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और अभी तक 800 मिसाइल दाग चुका है, 8,000 मिसाइल दाग चुका है। और ये एक उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान है, और ईरान को ये देख लेना चाहिए कि ये हिजबुल्लाह को खत्म करके, पुरानी हिस्ट्री रही है इसराइल की, और इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, और उसके अलावा उनको अमेरिका का सपोर्ट है। तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी जितना भी कुछ कर लें, अल्टीमेटली इनको नस्ते नाबूद करके ही इसराइल सांस लेगा। अदरवाइज उनको, इसराइल को लगता है अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये फिर अटैक करते रहेंगे। और जिसमें सबसे बड़ी बात जो कही है नेतन्याहू ने, कहा कि जो हमारे 60,000 नागरिक हैं और वो उत्तरी इजराइल में थे, उनको खाली करके जाना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरण लेनी पड़ी। तो इनको मुद्देनजर रखते हुए इसराइल पीछे हटने वाला नहीं है। और हालांकि इसराइल ने एक पॉजिटिव अप्रोच भी जी बताई है। उन्होंने कहा है, ठीक है। दो, मैं बस एक सेकंड लूंगा। जी दो उन्होंने दिखाए थे, एक तो ब्लेसिंग्स और दूसरा दिखाया था डार्कनेस, जिससे कि दिखाया था कि जो ईरान है और उनके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वहाँ एक अंधेरा है और वो एक एविल है, जबकि एक कॉरिडोर है सऊदी अरेबिया के बीच में, और जो इसराइल के वो एक ठीक है सर। प्रोस्पेरस या प्रोग्रेस की तरफ है। जी ठीक है सर। सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, क्या आगे स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि कहा गया कि एयर स्ट्राइक के जरिए जमीनी रास्ता भी साफ किया जा रहा है और इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा, लेबनान के अंदर तक इजराइल की फोर्स घुसेगी। सुमित, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट आपको बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने व्याख्या किया है बिल्कुल 100 गुना मैं सहमत हूं। मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो लड़ाई है, ये 17 और 18 सितंबर से एक मोड़ लिया है, एक अनप्रेसिडेंटेड मोड़ लिया है। जब से पेजर और आईकॉम अटैक्स हुए हैं, ये शायद इस किस्म का एक डिसेप्शन प्लान जो उन्होंने अख्तियार किया था, इजराइल ने हंगरी बेस्ड कंपनी का नाम लेके इनको जो ट्रैप किया है, उससे 3-4 चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें उभर के आ रहे हैं। नंबर एक, ये मिलिट्री वॉरफेयर का एक नया पहलू 21st सेंचुरी में है। इसको ग्रे जोन आप कह सकते हैं, या मिक्स ऑफ कन्वेंशनल और ग्रे जोन या हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है। जी इसमें उन्होंने कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इसको बिल्कुल ही डेसिमेट किया है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिजबुल्लाह कोई ये आर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बहुत ही एकदम खतरनाक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। काफी तजुर्बा है, काफी लेयर्स पे लीडरशिप है। उन्होंने मल्टी लेयर लीडर्स को उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से उनके जूनियर लीडर्स, लो लेवल टैक्टिकल लेवल का जो लीडर्स है, वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही सुमित, एक चीज उन्होंने ये भी किया है कि उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्टिंग आर्किटेक्चर है, इसको उन्होंने बिल्कुल ही नुकसान कर दिया। ग्राउंड लेवल पे इतने सारे हमला किए हैं, एरियल अटैक से बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं, अब उसके बराबर हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जी इसको उन्होंने बहुत बुरी तरह से चोक किया है। तो अभी ईरान से जो सप्लाई आता था पहले, वो भी आना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारे चीजों को अगर मद्देनजर रख के आप अगर अंदाज लगाते हैं, और हाँ, जो जनरल साहब ने बताया, बहुत बढ़िया चीज बताया कि ये लड़ाई के कारण क्या है। ये दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ पूरा उनका जो मिलिट्री माइट का जो वजन उन्होंने बदल डाला है और शिफ्ट किया है। तो क्या कारण क्या है? ये जो 60,000 70,000 इनहेबिटेंट्स नॉर्थ इजराइल में रहा करते थे, 7 या 8 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, ठीक ये है। जो छोटपट छोटपट, ये जो इंटरमिटेंटली शेलिंग किया करते थे, जी कौन? हिजबुल्लाह करता था। शेलिंग से ज्यादा होता था ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक का जो हीरो उनका कमांडर, वो तो नहीं रहा अभी, सुरूर, उसका देहांत हो चुका है। तो
तो ये जो अटैक करते थे उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है इजरायलियों के ऊपर। उनके जो लोकल इनहेबिटेंट्स है वो शिफ्ट होके दक्षिण की तरफ और शिफ्ट हो गए हैं। नेता ठीक है ने सर। वंस एंड फॉर ऑल ये एक करके दिखाना चाहते हैं और अपना लोगों को सुरक्षित समझाना चाहते हैं कि आप अपने ठीक है जगह सर। वापस चले जाओ। ये अचीव करने के लिए जो तो एक लिटानी बात तो नदी। साफ है कि अब हिजबुल्लाह तबाह हो चुका है, क्योंकि यहां पर जितने भी कमांडर हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि हिजबुल्लाह का जो प्रमुख है हसन नसरल्लाह वो भी मारा गया है। ये आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है। दुनिया को अब नहीं डरा पाएगा नसरल्लाह। आईडीएफ ने कहा है, इजराइल डिफेंस फोर्स का ये बड़ा दावा कि इस हमले में जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, उस हमले में नसरल्लाह भी मारा जा चुका है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। साफ तौर पर अब हिजबुल्लाह में कौन बचा? तो कोई नहीं बचा। निचले स्तर के कमांडर पहले ही मारे जा चुके हैं और अब नसरल्लाह भी मारा जा चुका है। सुधाकर जी, तो हिजबुल्लाह तो एक तरह से खत्म। सवाल है कि अब आगे क्या और ईरान क्या करेगा? अब मेरे असेसमेंट के मुताबिक सुमित, मैं तो यही कहूंगा कि मिलिट्री ऑपरेशन ये जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होता है, ग्राउंड को मॉप अप नहीं करते हैं, सिक्योर नहीं करते हैं, तब तक इजराइल के जो 60-70 हजार जो डिस्प्लेस हो गए हैं इनको सुरक्षित नहीं माना जाएगा। तो ये कभी भी एक देखिए, उनका एक बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर लेबनान और इजराइल के बीच में है। मैं वहां गया हूँ, 138 किलोमीटर का एक बॉर्डर होता था। 2018 को इजराइल ने एक लेजिस्लेट किया है, एक बिल, कि ये जो 138 किलोमीटर का बॉर्डर को पूरा एकदम बाउंड्री वॉल बनाएंगे, जैसे मेक्सिको और यूएसए के बीच में उन्होंने प्रयास किया था। जी। तो लेकिन ये शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब तक ये सिक्योरिटी उनको पूरा एश्योर नहीं होता है, विजिबिलिटी का जो स्पेक्ट्रम है उसको वो नाकारा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये ग्राउंड ऑफेंसिव ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही सुमित, अगर 1 मिनट टाइम और देंगे, जी जी। आप हिजबुल्लाह के साथ कहानी खत्म नहीं होता है। इनके साथ और भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। एक हुतीज है यमन के तरफ, इराकी मिलिशिया है, करीब 10,000 के करीब है, और इसके अलावा जो इस्लामिस्ट जिहादीज हैं ये अभी भी मौजूद हैं। वेस्ट बैंक की तरफ है, गोलन हाइट में कुछ कुछ छुपे हुए हैं। ये अलग अलग जगह, ये सब जो इस्लामिक जिहादीज हैं इनको मिला जुला के अगर देखेंगे, ये करीब करीब 20-30 हजार नफरी ये भी हैं। हो सकता है कभी उनका समय में हूती से अटैक आ सकता है इसराइल के ऊपर। जब तक ये शिफ्ट नहीं करेंगे पूरा कंसोलिडेटेड कंसर्टेड मैनर में, ये बिल्कुल इनको लुप्त नहीं करेंगे जमीन के अर्थ के प्लैनेट के फेस से, तब तक ये थ्रेट बरकरार रहेगा और इजराइल का सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ठीक है जेके बंसल साहब, हिजबुल्लाह के जरिए कहीं ना कहीं ईरान पीछे से ये युद्ध लड़ रहा था और ईरान हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहा था। वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जो अटैक हुआ, पेजर या वॉकी टॉकी, उसके बाद कम्युनिकेशन जो लॉजिस्टिक है वो कहीं ना कहीं तबाह हुआ। अब हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर, हिजबुल्लाह का भाई, अब हिजबुल्लाह चीफ का भाई मारा जा चुका है, नसरुल्लाह की बेटी मारी जा चुकी है, तमाम जो कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं। अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान क्या करेगा? क्या प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट फाइट में उतरेगा वो? देखिए, इसमें बहुत बड़ा बात यह है कि जब ये पेजर अटैक हुए तो हिजबुल्लाह बहुत डिमोरलाइज हो गया था, तो ईरान ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद में हिजबुल्लाह बराबर जो नसरल्लाह ये कह रहा था ईरान को कि आप अटैक करिए इजराइल के ऊपर में, लेकिन ईरान की कोई हिम्मत नहीं पड़ी। अब का जो सिनेरियो है वो पोजीशन ऐसी है कि ईरान की फितरत है लड़ाई लड़ने की और एक क्योस मचाने की, अपने देश के अंदर में भी बाहर भी, तो वो एक शांति की तरफ तो बढ़ेगा नहीं, खुद मर जाएगा, अपना ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका उसमें जो है, आपने पीछे ये रिपोर्ट पढ़ी होंगी और जो एक बहुत चल रहा था कि ईरान ने जो कॉन्टैक्ट किया है रशिया को और रशिया से मिसाइल्स और वेपन मांग रहा है और वो एश्योरेंस चाहता है रशिया से कि वो कितना सपोर्ट करेगा। अगर तो रशिया इसमें कूद जाता है, ऊपर से चाइना भी फुल सपोर्ट करता है, हालांकि हथियार तो अभी भी आते हैं और उत्तर कोरिया भी आ जाता है, तो अब ये सब मिल करके एक जो इन सब का कॉमन एनिमी जो है वो इजराइल और अमेरिका है, तो हो सकता है ये हाथ पैर पीटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान कुछ कर पाएगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं है। अगर हालांकि आप जो कह रहे हैं कि पोजीशनिंग, रशिया इसमें कूद जाएगा, चाइना कूद जाएगा और उधर अमेरिका, एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसी बनेगी नहीं।
कारण उसका ये है कि रसिया भी अपने उसमें फंसा हुआ है अभी, जो यूक्रेन में और नाटो के साथ में, जो नाटो में रोज ये हो रहा, तो रसिया नहीं आएगा। तो ईरान जो है वो ये है कि वो करता रहेगा, हुती को थोड़ा बढ़ाएगा। अब जो जो इसराइल का जो एक स्ट्रेटजी वो ये है कि पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, अब हिजबुल्लाह को किया है, फिर हुती को करेंगे, फिर कतायब हिजबुल्लाह जो इराक के अंदर में है, कुछ जो है जो सीरिया के अंदर में भी मिलिशिया है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत खास ये है कि हिजबुल्लाह के जो जब पता लगा कि नसरुल्लाह मारा गया है, तो सीरिया के अंदर में मिठाई बांटी गई, उसके बड़े अच्छे वीडियो आ रहे हैं कि खुशियां मनाई गई वहां पे कि नसरुल्लाह खत्म हो गया। हालांकि इसराइल कोई रिएक्शन नहीं देता, वहां की जनता कोई रिएक्शन नहीं देती। तो ये एक जी। एविल हैं, और ये बिना ही सोचे समझे, बिना एक इनको ईरान ने खड़ा किया हुआ है, और ये मिलिशिया है, तो इनका काम ही यही है कि वो जो है लड़ाई लड़ना, मारना। और जो जैसा कि बड़ा राइटली नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने जो है लेबनान को हाईजैक कर लिया है, मतलब उनके ऊपर जो है उनको भी मरवा रहा है, और उसने ये बोल दिया साफ साफ कि यहाँ की जनता से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, और जो इनको खत्म। और दूसरी बात यह है कि अभी ईरान ने 40,000 सैनिक इधर उधर से इकट्ठा करके उनको रवाना किया था, जो है लेबनान की तरफ को। जी। तो जो अभी ग्राउंड इन्वेजन की बात सोच रहा है इसराइल, तो वहां पे इस तरह का खतरा उनको फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज जमान या कोई सैनिक भेजने से काम नहीं चलता। आजकल जमाना जो हथियारों का है, हाईटेक हथियारों का है। इसराइल के पास हाई टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का सहारा, उनके पास और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सैटेलाइट है, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन से जगह पे बम है, गैस निकलती है। तो उनके पास बहुत हाई टेक है। वो जो है ना, अभी ये समझिए कि काफी कुछ जो कमर टूट गई है हमास की, हिजबुल्लाह की भी टूट जाएगी, और हुती भी धीरे से खत्म हो जाएगा, और ईरान को भी ये छोड़ेंगे तो नहीं। क्या ये हालांकि सुधाकर जी, क्या ये बात अब इसमें इस बात में दम है कि आपने कहा कि अभी चुनौती है, हुती है, इराकी मिलिशिया है, लेकिन हिजबुल्लाह की जिस तरह से कमर तोड़ी गई, इससे पहले हमास की, उन लोगों का भी मनोबल, उन संगठनों का भी मनोबल टूटेगा, उनमें एक खौफ पैदा हुआ है, या फिर वो उधर से अभी इजराइल को खतरा अभी बाकी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, खतरा है, और इनको कमर टूटेगी, खौफ भी है। पर मैंने बोला ना कि ये जितने भी मिलिशिया हैं जो टेररिस्ट हैं, इनका फितरत लड़ना है, और इनकी एग्जिस्टेंस लड़ने के ऊपर है। तो ये नहीं देखते कि वो बस इनको तो मरना है, अपना जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना है। हम्म। अगर ये लड़ाई बंद कर देंगे तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? तो ईरान तो इनको पॉप अप, वो तो इनके ईरान के एक तरह से सैनिक हैं, इनकी आर्म्स हैं, तो इनकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करती है। या तो ये अपने मतलब लड़ाई में मारे जाएंगे, नहीं तो अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? और ये आप ये देखिए, सोचने की बात ये है। तो इसलिए भले ही ये खत्म हो जाएंगे, नहीं तो अब अगर आप देखें लेबनान की और हिजबुल्लाह की ताकत, और जो कई बार कंपेरिजन आए हैं, टीवी पे भी आए हैं, ये कि जो हिजबुल्लाह ठीक है। डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, जो जहाँ तक इसराइल के सामने। जी। इसराइल की जो जो सेना है वो 11th है, और जो हिजबुल्लाह की है वो 120th है उनके पास में वर्ल्ड के अंदर में। तो इनकी कोई औकात ही नहीं है। हम्म। फिर भी जानते हुए भी अभी जैसे हमास ने अपने सुसाइड करके खुद भी अपने आप को खत्म कर लिया, वहाँ की जनता को भी मार दिया। और अभी जो यहाँ तक है कि जो वहाँ फूड सप्लाई होती है हमास के लिए, हम्म। उसको भी वो ले जाते हैं, उसको मार्केट में बेच के 500 बिलियन ये डॉलर, ये मिलियन ये डॉलर ये उन्होंने सर, कमा लिए हैं ठीक है इससे। सर, सुधाकर जी, अब सवाल आपसे कि ये फिर एक ऐसा मॉडल चल रहा था जिस मॉडल पर भी प्रहार किया गया है, लेबनान या फिर अब इराक में, या फिर जिस तरह से हमास का अब खात्मा हुआ, वहाँ की आम जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इस तरह के अगर आतंकी संगठनों को आप पाल रहे हैं, उन्हें शह दे रहे हैं, तो नुकसान फिर आपका होगा। आज लेबनान में या फिर गाजा में आम नागरिक भी मारे गए और नुकसान हुआ इन आतंकी संगठनों की वजह से। तो एक ये लेबनान की जनता में या आम जनता में, आम नागरिकों में ये होगा कि साहब अब इन आतंकी संगठनों को शह नहीं देना है। सुमित, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, लेकिन अलाउ में इसकी बड़ी पिक्चर क्या है समझना निहायत आवश्यक है। देखिए, इसी 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन हो रहा है। डेमोक्रेट्स की रेटिंग ट्रंप से कमला हैरिस का काफी हद तक ज्यादा है, और जैसे जैसे डेमोक्रेट समय बीतते जा रहा है, ट्रंप का भी रेटिंग धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इंप्रूव होते जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2,
दूसरी जो बड़ी पिक्चर है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम यूरोप का जो सेंट्रल यूरोप का लड़ाई अगर अकेले आइसोलेशन में देखते हैं तो ये बड़ी पिक्चर में डॉट्स को ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि यूरोप एक विभाजित, एक डिवाइडेड सोसाइटी, जो बोलते हैं ना ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर, जो विश्व का कोल्ड वॉर 1.0 और 2.0 ये जो चल रहा था, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, काफी हद तक फॉल्ट लाइन की वजह से ये पूरा तितर बितर हो गए थे। लेकिन यूक्रेन लड़ाई की वजह से यूरोप और ट्रांस अटलांटिक रिसोर्सेस ये दे मैनेज टू गैल्वेनाइज, इकट्ठा रहने का उनको एक मौका मिला। साथ ही ये चाह रहे थे कि रशिया को किसी